वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, आज बात कर रहे हैं हम ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन की पाकिस्तान में इस वक्त कैसी है, और यूसुफ गबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ गबूल साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आपने कहा बहुत सी चीज़ें पॉजिटिवली चेंज हुई हैं। मैं बात ये कर रहा था कि ब्रेक के पहले मैंने कहा कि जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके ख्याल में ये इनकी गुडविल है पॉलिटिकल सेटअप की? क्रेडिट ना, मुझे क्या पता गुडविल है या नहीं। मुझे कोई इतराज नहीं क्रेडिट में, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्ट जो है वो मीडिया हो सकता है। अगर उन्होंने मुझे पकड़ के अंदर कर दिया तो जुबैर साहब, आप इतनी कल टीवी के ऊपर आप ब्लास्टिंग करेंगे कि वो मेरा अंदर करना मुशर्रफ साहब के जमाने का मैं आपको याद दिला दूं, बड़ा महंगा पड़ेगा। मुशर्रफ साहब के जमाने में हुआ तो मुशर्रफ साहब ने जियो के ऊपर अटैक करवा दिया, और एक दफा नहीं, एक से ज्यादा दफा अटैक कर तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बंद कर दिया, लेकिन ही कुड नॉट प्रिवेल। प्रिवेल तो कभी कोई भी नहीं किया था। कुड नॉट प्रिवेल। तो आपके जो मीडिया है ना, ये इसको आप बहुत बड़ा क्रेडिट दे, क्योंकि मीडिया ने बहुत। मैं तो जरूर क्रेडिट देता हूँ, आप तो छोटा सा क्रेडिट इस हुकूमत को कभी किसी चीज पर दे दिया करें ना। अगर कोई पॉलिटिकल आप कहते हैं कि जी उनकी नीयत क्या है, नीयत का तो नहीं जाना चाहिए ना। अभी हमें आप क्या क्रेडिट देना चाह रहे हैं? मुझे कोई बिल्कुल पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले 4.5 साल हैं। पहले लेट मी रिमाइंड नाजरीन के लिए भी, पहले 4.5 ईयर्स हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के। 47 से आखिरकार तमाम हुकूमतें आई हैं ना, जिसमें एक भी पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है, बड़ी बात। एक भी पब्लिकेशन बंद नहीं, चाहे मीडिया का, एक भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंद नहीं, चाहे मीडिया की कंट्रीब्यूशन हो या ना हो, लेकिन सिविल सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन होगी, मीडिया की कंट्रीब्यूशन होगी। सिविल सोसाइटी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उसको हाईलाइट भी मीडिया ही करती है। बिल्कुल बिल्कुल समझा। जो ह्यूमन राइट्स वाले आते हैं, तो द कल्चर हैज चेंज्ड। एक सेकंड, द कल्चर हैज चेंज्ड, ओवरऑल कल्चर हैज चेंज्ड, और उसका कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिव फैक्टर ये है कि आज कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है। वो अंधेर नगरी वाला राज अगर होता तो आज भी बड़े पॉलिटिकल प्रिजनर होते। तो आप कहते हैं अंधेर नगरी वाला राज। नहीं, तो कल्चर हैज चेंज। इट इज नॉट द पीपल्स पार्टी, इट इज नॉट मुस्लिम लीग, इट इज द सिविल सोसाइटी दैट हैज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ एन इंडिपेंडेंट मीडिया, बिकॉज ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। उसको आप ये कंट्रीब्यूशन दें। आप ये कंट्रीब्यूशन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज को ना दें। नहीं, मैं तो मुस्लिम लीग नवाज को तो मैं दे ही नहीं रहा था, मैं तो जरदारी साहब को दे रहा था, पीपल्स पार्टी को दे रहा था। नहीं, मैं फिर भी दूंगा। लेट्स एग्री टू डिसएग्री ऑन दैट। बात ये है। अच्छा, मुझे बता, अगर ये कल्चर चेंज नहीं होता, आप गारंटी कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी का यही बिहेवियर होता? पीपल्स पार्टी नहीं, पीपल्स पार्टी कोई रिस्ट्रेन नहीं कर रही क्योंकि कल्चर चेंज हो गया। It's a combination of factors. It's a combination. अभी एक एग्जैक्टली मीडिया तो यही मीडिया था ना 2007 में। ये वाहिद उनकी क्रेडिट नहीं है। आप देखिए, अभी जो इलेक्शन हुआ था, जो पोलिंग ऑफिसर को इनकी एमएनए ने थप्पड़ पे थप्पड़ रसीद कर दिए थे। एक थप्पड़ था वो मीडिया ने। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, तो अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होती मीडिया, तो बात नहीं पता चलती, इतना शोर और गुल नहीं होता, उनकी वो रुकनियत मनसूख नहीं होती। तो ये सारी चीजें कल्चर चेंज हुआ। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये था कि एक तो आपने कहा कल्चर पॉजिटिवली चेंज हुआ, बहुत पॉजिटिव। सिविल सोसाइटी ज्यादा फाल है पहले के मुकाबले में। आपने कहा मीडिया की भी आपने जिक्र किया, आपने सुपीरियर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। तो ये तो पॉजिटिव चीजें। जो मेरा पहला सवाल था, मैं वापस वहीं आ रहा हूँ, क्योंकि हम इस मुल्क के अवाम को थ्रू मीडिया सिर्फ गलत चीजें और नेगेटिव चीजें बताते हैं। अच्छा, ये जो आपने खुद इन चीजों की निशानदेही की है, तो ये तो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं ना, इसका पाकिस्तान में फ्यूचर में इम्पैक्ट होगा। सवाल मैं इसीलिए जोड़ता हूं उसके साथ कि इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर पीपल्स पार्टी इज रिटर्न टू पावर और नॉट। आप कहते हैं नहीं, बिल्कुल मुल्क तबाह हो जाएगा अगर पीपल्स पार्टी आ गई, अगर अवाम ने ये सोच ही दी है। चले, मेरी बात सुनिए। ये तो आपने एक पॉजिटिव नोट के ऊपर हमने बात की कि कल्चर, मीडिया, जुडिशरी, ये हमारा कल्चर चेंज हो गया है। ठीक। इसीलिए बड़े सियासतदान भी कुछ कहते हैं कि जनाब अब कल्चर ऐसा हो गया कि अब जमहूरियत कायम और दायम रहेगी, रेल पे रहेगी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कॉम्प्लिसेंस हो और अगर आपकी जो भी हुकूमत आए, चाहे वो पीपल्स पार्टी को जो भी हो, वो डिलीवर ना कर सके, जैसे आप खुद कह रहे थे कि इसने डिलीवर नहीं किया, तो अगर डिलीवरेंस नहीं होगा मेरे भाई, तो मुल्क का तो बेड़ा गर्क मजीद होगा ना। अगर आपके यहाँ 18 घंटे लोड शेडिंग होगी तो आप एक्सपोर्ट क्या खाक करेंगे?
जब आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज आपके पास कहाँ से आएगा? जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा तो आपकी मुल्क चलेगा कैसे? आपकी ऑयल इंपोर्ट्स का बिल कितना है? आपका पैसा डिवैल्यू होता जा रहा है, और उसके बावजूद जो पैसा अमूमन मुल्कों में डिवैल्यू होता है उनकी एक्सपोर्ट इंप्रूव कर जाती है। यहाँ पैसा डिवैल्यू हो रहा है और एक्सपोर्ट भी डिक्रीज आ रही है। अब आप बांधिए, तमीज बांधिए तरफ कि आपका एक्सपोर्ट गिर रहा है और पैसा भी डिवैल्यू हो रहा है, तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस कहाँ जा रही है? तो जो आपके पहले प्रॉब्लम्स हैं उनको आप एड्रेस करेंगे तो कौन करेगा? हुकूमत करेगी। अगर 4.5 साल में हुकूमत उसमें नाकाम रही है तो क्या गारंटी है कि अगले दफा भी अगर ये हुकूमत आ जाएगी तो ये प्रॉब्लम्स इरेडिकेट कर देगी? इरेडिकेट करने वाली शक्लें होती तो इरेडिकेट कर चुके होते। दूसरी तरफ जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं आप लोग उनका जिक्र नहीं करते, क्योंकि हम आप लोग कौन? मैं आपको बताता हूँ, मैं और आप, हम शहर में बैठ के ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और डिवैल्यूएशन और एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो अवाम है 70% उनका इन चीज़ों से ताल्लुक नहीं है। वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो बहुत मुतासिर कुन प्रोग्राम है और करोड़ों अवाम उससे मुस्तफीद हो रहे हैं, ये आपको मालूम है? मैं तो आपको दाद दिए बगैर रह नहीं सकता कि माशाल्लाह अर्बन एजुकेटेड में आप भी शामिल हैं। 1000 रुपए महीने से किसी के घर का निजाम क्या बदलेगा, मुझे आप ये जरा समझा दीजिए। सुन आप बात, ये देखिए, ये चीप स्टंट्स है, ये चीप पब्लिसिटी है। आप 1000 रुपए प्रोग्राम का बांट रहे। अगर ये सारा पैसा जमा करके आप मोहल्लों में फ्री डिस्पेंसरीज खोल लेते कि जिधर यहाँ तो बीमार हो, सोचना कि कल मैं बीमार हो जाऊंगा, आदमी का मतलब उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है लेकिन बीमारी के लिए डिस्पेंसरियां लगा दीजिए। 1000 रुपए में अगर आप किसी को खिला सकते हैं तो मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं आपके पास काफी लोग भेज दूंगा। हमारे तो बड़े लोग, हजारों लाखों लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। ये आवाम भी सुन रही है, ये आपका प्रोग्राम कौम भी देख रही है, और आप कह रहे हैं कि 1000 रुपए के अंदर लोग अपना गुजर बसर कर सकते हैं। तो मैं तो इसके आगे आपके आगे हथियार डाल देता हूँ। आपसे मैं गुफ्तगू कर ही नहीं सकता, क्योंकि 1000 रुपए में आप लोगों का खाना पीना महीने का चला देंगे। तो जुबैर साहब, आई गिव अप। नहीं, मैं ये नहीं कर। आप बात को समझने की कोशिश करें सर, मुझे ना समझी में रहने दें आप। ये ना समझाएं मुझे आप कि 1000 रुपए के अंदर बड़ा नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखें, एक तरफ उस शख्स के पास कंप्लीट गुर्बत है, कोई पैसे नहीं है खाने के लिए। दूसरी तरफ एक आपसे सवाल करूं आपसे, ये जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ये लाया गया है यूरोप से, इंग्लैंड से। ये जो हमारे सियासतदान जाते हैं वहाँ और वहाँ एग्जाइल में रहते हैं और वहाँ इनकम सपोर्ट क्वीन से हासिल करते हैं, ये वहाँ से सीख के आए। ये चीज आप भूल गए कि वहाँ की इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड है। उनको पता है कि अगर जुबैर साहब बेरोजगार हैं तो पहले कहाँ काम करते थे, क्या काम करते थे और कितने अरसे से बेरोजगार हैं। उनको तो इनकम सपोर्ट मिल जाती है, इसको कहते हैं मींस टेस्टेड। अगर उनको ये पता है कि जी जुबैर साहब के घर में 6 लोग का है और वो 6 के 6 नौकरी कर रहे हैं, गरीब लोग हैं, किसी को 8000, किसी को 7000, किसी को 6000, उनके घर में 40-45 हजार महीने का वैसे ही आ रहा है। उनको आप 1000 रुपए क्या वो अब मुस्तैक है 1000 रुपए के? सही। सो हमारे यहाँ इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। मेरा सवाल यह है कि ये क्या क्राइटेरिया है 1000 रुपए बांटने का? अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, अपने इलाकों में, अपने मोहल्लों में ये क्राइटेरिया है, या गुर्बत को, सुन ले, गुर्बत को नापने का, तोलने का क्या तरीका है जब आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है? ये मैं आपको बता दूं कि ये मैं नहीं कह रहा, इस प्रोग्राम के बारे में तारीफ इंटरनेशनल एजेंसीज, IMF ने भी तारीफ की है, वर्ल्ड बैंक ने भी तारीफ की है। इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं वो तो एक आखिरी फोरम है जिसके ऊपर आंखों पे पर्दे पड़े हुए हैं। और क्यों? मैं बता रहा हूँ वो क्या कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं? नहीं, कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहे। उनकी जो अपनी मुल्कों के निजाम है, वेस्ट का क्यों डोंट पैट्रोनाइज मी, लिसन टू मी। वो जो वहाँ की जो एक निज़ाम है इनकम सपोर्ट का और एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का, वो उस नज़रिए से बात कर रहे हैं। उनको बोलो आप पाकिस्तान में आओ,
कराची में आके रहो, पंजाब में जाओ, सिंध बलूचिस्तान में जाके रहो, उधर तुम्हें पता चलेगा कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी क्या होती है। और आप अमेरिका जो पॉलिसीज बनाता है, अमेरिका जो पाकिस्तान को कहता है, IMF का क्या ताल्लुक है? जो डूम, नहीं मैं जनरल वेस्ट की बात कर रहा हूँ, अमेरिका जो डू मोर की बातें करता है पाकिस्तान के अंदर, काश उनको हमारी पेचीदगियों का पता होता तो वो डू मोर की बात अंडरस्टैंडिंग योर पेचीदगी। जब वो उनको क्या मसला है? जब उनको मसला नहीं है तो फिर हमें बोले भी ना कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा था आपको कि बहुत सी एक सियासी पार्टी आती है, कहती है रोटी 2 रुपए की कर दो, चीप पब्लिसिटी। क्या चीज? जो चीज गरीब के लिए करेंगे वो चीप पब्लिसिटी है। कमाल है, अमीरों के लिए जो मर्जी करें। गरीब सिर्फ लाहौर के गिरदो नवाब में रहते हैं, वो तो उनका डिसीजन है ना, पंजाब का डिसीजन है। अगर खैबर पख्तूनख्वा ऐसा नहीं है, नहीं खैबर पख्तूनख्वा वालों ने करना, पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल। हाँ, पंजाब के जो बाकी शहर तो आप ये कह रहे हैं पंजाब, मैं ये कह रहा हूं भाई कि सच्ची नियत, सच्चे दिल से काम करो, फैसले करो। सब लोग पब्लिसिटी ड्रामे से काम मत करो, ये ड्रामाबाजी है। ये इनकम सपोर्ट, सस्ती रोटी, उससे पहले पीली टैक्सी, ये सारे टैक्सी में क्या खराबी थी? ये ड्रामेबाजी। पीली टैक्सी में क्या खराबी थी? फर्स्ट टाइम क्रेडिट दिया गरीब आदमी को, फर्स्ट टाइम। आधी से ज्यादा टैक्सियां जो है वो गायब हो गई, आधी से ज्यादा। अच्छा, जो बैंक डिफॉल्ट, एक सेकंड मेरा सवाल सुन लें, मैं आपकी बात सुन लिया। जो बैंक लोन्स डिफॉल्ट होते हैं पाकिस्तान में बहुत होते हैं, करोड़ों अरबों रुपए के। मैंने तो लोन एक सेकंड, तो उसके बाद आप लोन देना बंद कर देते हैं क्या बिजनेस के लिए? कितने अमीर लोगों ने डिफॉल्ट किया, अमीरों ने क्या, गरीबों ने किया? एक पीली टैक्सी की आप एग्जांपल दे रहे हैं, मैंने एक कमाल कर रहे हैं। आप कोई भी चीज पाकिस्तान में, क्योंकि आप अर्बन एलीट जो है वो गरीब के लिए कोई भी इनिशिएटिव बर्दाश्त ही नहीं करता। मैंने पीली टैक्सी की खाली बात नहीं की, मैंने सस्ती रोटी की भी बात। पाकिस्तान में बैंक तबाह किसकी वजह से हुए? मैंने ये जो आपके अमीरों की वजह से हुए, गरीबों की वजह से नहीं हुए। ना, ये जो आपकी रूलिंग क्लास है, हाँ, तो वो रूलिंग क्लास कौन सी है? जो म्यूजिकल चेयर्स खेलते हैं, हाँ, जिन्होंने COD बनाया है, जिन्होंने मुका किया है, ये उनके वजह से हुआ। अब आप सर पकड़ के बैठे या जो करें, हकीकत तो यही है। मुझे लगता है COD बनाया था PMLN और पीपल्स पार्टी, जिसने भी बनाया था, और मुशर्रफ साहब ने जो NRO बनाया था वो सब वही है ना, रूलिंग क्लास। तो उसको मैंने तो सारी रूलिंग क्लास तो आपकी पार्टी में बैठी है। नहीं, मैंने तो म्यूजिकल चेयर्स का आपको, जो रूलिंग क्लास, रूलिंग एलीट म्यूजिकल चेयर्स जो खेल रहे हैं, आपकी जो करप्शन का फोरम है जो इस निजाम के अंदर, दैट इज द पार्लियामेंट। तो क्या करना चाहिए? लास्ट क्वेश्चन है के अलावा आप कैसे करेंगे? अच्छा यूसुफ कबूल साहब बताएं ना कैसे करेंगे। आप देखिए, खुदा करे कोई आए इधर इस किस्म की कुव्वत हो, जमहूरी हो, जैसा तहरीक इंसाफ कहती है। हम आके जो हम जमहूरियत की बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ कहती है वो लोकल बॉडी से स्टार्ट करेगी जमहूरियत। वो ना सेनेट लेवल से, ना MNA, ना MP, इट विल गो राइट टू द ग्रास रूट लेवल। मेरे ख्याल में मुशर्रफ की जो एक अच्छे प्लान था, दैट वाज द लोकल गवर्नमेंट। आपने देखा कराची में कितनी तरक्की हुई, लोगों को पसंद नहीं आया। वो मुशर्रफ साहब की वजह से हुई थी। नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। एक्स्ट्रा फंड्स पूरी बात सुने आप। तो जिन लोगों को ओवरहेड ब्रिजेस बनाना, रोड बनाना, इस तरक्की, बाकी स्कूल का निजाम, पानी का निजाम, हेल्थ का निजाम, वो तरक्की नहीं है। अमीरों के लिए ओवरहेड ब्रिजेस बना दे तो बहुत अच्छा है। भाई बात तो सुनो, कमाल है। क्यों गधा गाड़ी नहीं चलती ओवरहेड ब्रिज पे? ओवर साइकिल नहीं चलती ओवरहेड ब्रिज पे? कितने चलती हैं? जितनी भी डजंट नीड एन ओवरहेड ब्रिज। तो बात ये ना करें आप। और मिनी बसेस नहीं चलती है। मिनी बसेस में कौन होते हैं? आपकी फैमिली या मेरी फैमिली होती है। मिनी बसेस में कौन जाते हैं? वही जो मिनी बस जो एयर कंडीशन, उसको भी नहीं चाहिए ओवरहेड ब्रिज, उसको जल्दी नहीं कहीं पहुंचना, उसको तो किराया लेने जाए। 1.5 घंटे गर्मी में बैठ के सब बुरा हाल होता है। आप तो एसी में बैठ के आते, एसी में बैठ के जाते। रूलिंग क्लास जो है, जो एलीट है, वो रूलिंग क्लास है जो म्यूजिकल चेस खेल रही है। उन्होंने बैंकों को लूट के तबाह किया है। सियासतदानों के नाम उठा लो और देख लो कितने करोड़ किसके ऊपर माफ हुए। समझे आप?
चाहे वो बिजनेसमैन के नहीं हुए, वो बिजनेसमैन ही तो है। नहीं वो बिजनेसमैन तो है, उनके हैं, उनकी दो नौकरियां। आपका इशारा जहां है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बिजनेसमैन ने कभी प्योर बिजनेसमैन, आप लोग क्यों डरते हैं? आप लोगों को एक पंचिंग बैग मिला हुआ है उधर ही आप प्योर बिजनेसमैन को लोन देने से पहले ना उसकी दुम उठा के ना उसकी एक एक बाल गिन लेते। अच्छा, उन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया कि क्या क्या कोलेट्रल है। अगर डिफॉल्ट किया है तो जेन्युइन डिफॉल्ट हुआ है, उनकी नीलामियां भी हुई हैं। ऐसे नहीं हुआ। बैंक ऑफ पंजाब से जो लोन दिए गए थे, तो ये किसको दिए गए थे? कौन से सियासी थे? तो बैंक ऑफ पंजाब है ही एक सियासी खजाना, वो है ही सियासी खजाना। वहां तो जब तक आपकी सियासी पुल नहीं होगी आपको मिल ही नहीं सकते। आपके एमएनएस कितनों ने लिए वहां से बैंक ऑफ पंजाब से लोन। आपके जो लोन्स जा रहे हैं मेरे भाई, ये सियासी लोग लेते हैं और फिर डिफॉल्ट तो दूर की बात है, वो फिर वेव हो जाते हैं। अब मैं नाम लेना शुरू करूं, आपको मैं बताऊं किन किन के पैसे वेव हुए दौरों में। कोई पैसे वेव नहीं हुए उनके जिनकी आप बात कर रहे हैं। किन की बात कर रहा हूं मैं चलिए बताइए मैं किन की बात कर रहा हूं। पॉलिटिकल क्लास की बात कर रहे हैं। की नाम बता दें, मैं किसकी आप शरीफ की बात कर रहे होंगे, आप चौधरी की बात कर रहे होंगे, आपकी नॉलेज माशाल्लाह अच्छी है। आपको अखबारों में सुनते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन भी अच्छी, और कितना मासूम बन के सवाल करते हैं बैठ के, फिर बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, इल्जाम लगाना बहुत आसान है। 10 साल मुशर्रफ साहब को मौका मिला था तो क्या किया? आसिफ जरदारी को 11 साल जेल में रख के कोई केस प्रूव नहीं हुआ, फिर समझ गया। So you will continue to just listen to me। बात स्विस कोर्ट तक पहुंची। वाइंड अप करना पड़ेगा, हम फिर करेंगे आपके साथ प्रोग्राम, क्योंकि हम यहीं से शुरू करेंगे। टाइम बहुत जल्दी, क्योंकि आपकी बातें, आपने निज़ाम की बात जो आपने की है उस पर हम ज़्यादा सीरियसली थोड़ी सी बात करना चाहेंगे, क्योंकि एक डिबेट होनी चाहिए। नाज़रीन, बात यह है कि ये जो करंट सिस्टम है, सिस्टम से या हुकूमत से मुझे ये नहीं पता कि लोग मायूस हैं, और मायूसी की बहुत सी वजह है। इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब है, पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब है, पाकिस्तान इंटरनेशनल आइसोलेशन में है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, पाकिस्तान में टेररिज्म है, बलूचिस्तान के हवाले से सीरियस सिचुएशन है। मतलब इतनी सीरियस सिचुएशन पाकिस्तान में कभी नहीं थी। तो लोग जाहिर सी बात है मायूस हैं, और क्वेश्चन बिल्कुल सही है जो यूसुफ कबूल साहब ने भी किया कि चूँकि हमारा निज़ाम सही नहीं है तो आउटपुट तो यही होना है। तो क्या निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है? और अगर निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है तो वो होगा क्या निज़ाम, और उसका प्रोसेस क्या होगा? बिकॉज दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। इट्स नॉट दैट ईजी टू से कि जी निज़ाम बदल दिया जाए, इनकलाब ले आना चाहिए। वो प्रोसेस क्या होगा, और उस प्रोसेस के बाद क्या एक हम ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां पाकिस्तान जिस वजह से बना था लोगों की खुशहाली के लिए, क्या वो फाइनली हम अचीव कर सकेंगे या नहीं? इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।